हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नैतिक विकास सिद्धांत का। आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये टॉपिक उपयोगी साबित होने वाला है। इससे पहले हमने आपको जीन पियाजे का सिद्धांत करवाया है, कोहलबर्ग का सिद्धांत कराया है। जीन पियाजे के जो भी नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं थी, उसके बाद में उसका जो प्रवर्तित स्वरूप आया वो किसने दिया? आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। कोहलबर्ग की जो स्टोरी थी, कह सकते हैं हिंज वाली, उस पर पूरा इनका सिद्धांत आधारित था। आइए समझते हैं हम एक बार एक छोटे से फॉर्म में कि कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या था, जिसको हम आपको रिवाइज करवा देंगे। और इसको रिवीजन करवाने के बाद में हम आपको क्या कराएंगे? वाइगोत्स्की का जो आपका सिद्धांत था वो। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन सा? तो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। आज सुनिए, पेपर 3 में आपकी कितनी यूनिट है? पेपर 3 में आपकी 4 यूनिट है, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ी यूनिट आपकी यूनिट 1 थी, जो कि आज खत्म हो जाएगी। कल से आपकी यूनिट 2 शुरू कर देंगे। 3 से 4 दिन में ये भी खत्म हो जाएगी। फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगी। ठीक, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम तक आपकी पूरी थ्योरी कवर करवा देंगे। ठीक है, अगर आप रोज आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ही हम आपको पेपर 1 और 2 की भी क्लास देंगे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रीवियस बैच जो मेरा था वो सीरियसली बहुत मतलब अपनी स्टडी के प्रति फोकस था। आप लोगों में तो मुझे वो दिख नहीं रहा, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए आप भी, और शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए। अभी ये बहुत लोगों तक चैनल पहुंचा ही नहीं होगा, लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग तो आपका काम है ना, तो करते रहो। ये नहीं सोचो कि हाय हम क्यों शेयर करें, वो तो फिर वो भी पढ़ने लगेगा। ये मतलब नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अगर शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, पुण्य कमा रहे हो। ठीक भाई, तो आप समझते हैं कि जो आपका कोहलबर्ग थे, इनका जो नैतिक विकास सिद्धांत था वो क्या था, और इन्होंने कितने स्तर में कितने चरण दिए, क्या किया, वो सब कुछ है ना। तो नैतिक विकास से तात्पर्य तर्क व चिंतन के आधार पर किसी को सही व गलत, अच्छा व बुरा तथा उचित या अनुचित बताना होता है। बालक में नैतिक विकास क्या होता है? जन्मजात नहीं होता है, ये सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके अंदर मॉरलिटी पहले से ही डेवलप्ड है, नहीं। उसको जब वो सामाजिक परिवेश मिलता है, यानी कि वो जब घर परिवार समाज के बीच में रहता है, तब वो इस चीज़ का अर्जन करता है, अर्थात सीखता है। और मुख्यतः बाल्यावस्था से नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अब कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था को कितने भाग में हमने आपको बताया था होती है? 2 भाग में। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है आपकी उत्तरा बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपकी 2 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक। ठीक, तो चीज़ों को जोड़ करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का और क्या मानना था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। यानी कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, उस पर मनन कर रहा है, और उसके बाद में वो एक चीज़ के लिए कैसे तर्क रख रहा है। मतलब जैसे हमने उसके सामने मान लो कोई कंडीशन रखी, फिर उससे पूछा बताओ ये सही है कि गलत, तो वो अपनी कोई बात तो रखेगा ना, कोई तर्क तो रखेगा ना। जैसे बच्चे को आपने पिटाई कर दी, तो बच्चा डैडा शिकायत करता है कि मम्मा ने मेरी पिटाई क्यों की, तो डैडा कहेंगे कि नहीं तो आपने फ्रिज क्यों खोला, तो बच्चा तर्क करेगा कि आप भी तो फ्रिज खोलते हैं, दादी माँ भी तो फ्रिज खोलती हैं, तो मैंने खोल दिया तो मुझे क्यों पिटाई करी। तो बच्चा जैसे तर्क कर रहा है ना, तो वही बात है कि उसके सामने कंडीशन रखो, फिर वो क्या तर्क प्रस्तुत करता है उसको एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। इस आधार पर उन्हें हम क्या करते हैं? इस आधार पर उन्होंने सिद्धांत को 6 अवस्थाएं बताई हैं, और इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। जो आपके कोहलबर्ग थे, इन्होंने क्या किया है? अपने नैतिक विकास सिद्धांत का जो बताया है वो 3 स्तरों में कितनी 6 अवस्थाओं को बांटा है। नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इन्होंने जो स्तर बताया वो बताया पूर्व परंपरागत स्तर। और पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया बेटा? 2 चरण बताए। कौन कौन से 2 चरण बताए? पहला इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत स्तर, इसके अंदर 2 चरण बताए। 2 चरण में पहला बताया आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता। दूसरा बताया अहंकार की अवस्था होती है, अदला बदली की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था। ठीक,
उसके बाद में दूसरे स्तर जब आए तो इन्होंने परंपरागत स्तर बताया। परंपरागत स्तर में इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बताई और प्रशंसा की अवस्था, मतलब उत्तम लड़का है, अच्छी लड़की है, इसकी उन्मुखता की है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्तर में फिर से 2 चरण है, यानी कि कुल 3 स्तर में कितने चरण है? 6 चरण है। तो तीसरे स्तर के 2 चरण कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर परंपरागत स्तर में सामाजिक समझौते की अवस्था और सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता के विषय में इन्होंने बताया। और आखिरी तक तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा इनका मानना भी था, जिसे इन्होंने विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, उन्मुक्ता बताया है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक छोटू सा रिवीजन। अब चलेंगे हम लोग, आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वाइगोत्स्की का, है ना, वो सिद्धांत और पढ़ लीजिए, फिर आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। अब देखो, आइए समझते हैं कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था। सबसे पहले तो देखो, इनका पूरा क्या नाम था? लिव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, जिन्हें आप लिव वाइगोत्स्की के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनका सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो ये आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के मध्य संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो समझिएगा बात को, वाइगोत्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके जो ये सोशियो कल्चर थ्योरी थी, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाने, यानी वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर को हम लोग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। पियाजे की भांति, यानी जीन पियाजे की ही तरह वाइगोत्स्की सन 1896-1934 में भी ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या मानते थे? कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। ये भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। पियाजे का सिद्धांत जिसमें नैतिकता तथा, देखो, पियाजे का सिद्धांत जिसमें क्या था? जैविकता तथा विकास अधिगम की अग्रणी भूमिका निभाते थे। भाई, जो पियाजे का सिद्धांत था, जरा आप उसको स्मरण करो, तो उसमें उन्होंने जैविकता और विकास अधिगम की अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन वाइगोत्स्की इनके जस्ट विपरीत थे, है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट थे जीन पियाजे के सिद्धांत के। इसके विपरीत वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते। इन्होंने कहा कि जब बच्चा धीरे धीरे चीजों को सीख रहा होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, तब उसके अंदर वो जो सांस्कृतिक भाव है, वो जो सामाजिक वातावरण से सीखना है, पैरेलल चला करते हैं। अब देखो, संभावित विकास का क्षेत्र जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इस प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है। वाइगोत्स्की अधिगम तथा विकास के विषय में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार प्रकट करते हैं। अतः वे इस बात पर जोर देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति वस्तुतः सामाजिक है, न कि संज्ञानात्मक है। तो जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे, उन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे का जो मानसिक विकास है, वो क्या है? सामाजिक है, ना कि संज्ञानात्मक है, जैसा कि पियाजे का मानना है। इस प्रकार पियाजे का सिद्धांत निर्मित, अब देखो यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत कैसा है, पेपर में पूछा जाएगा, या आप एक लाइन को लिख सकते हैं, निर्मितवादी है। जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कैसा है? सामाजिक निर्मितवादी है। वाइगोत्स्की के इन शब्दों से ये और भी अधिक स्पष्ट है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती है एवं अंतः क्रियाओं द्वारा बालक अपने समुदाय में की संस्कृति यानी सोचने और व्यवहार करने के तरीके से को सीखते हैं। इसी के चलते वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण के विभिन्न पक्ष जैसे परिवार, समुदाय, मित्र, विद्यालय के बीच बच्चों के विकास की में भूमिका पर बल दिया है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतः क्रिया पर अधिक बल दिया और क्या कहा? और कहा कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व होता है। जो आपकी कम्युनिटी होती है उसका एक बच्चे को सिखाने में, चीज़ों को सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है? इम्पॉर्टेंट
रोल होता है। सामाजिक सीखने की प्रक्रिया विकास के पहले ही आरंभ हो जाती है। व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता है। बालक की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को दिशा संस्कृति देती है। सामाजिक कारक का संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्व है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया। किसने? वाइगोत्स्की ने। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारकों को मदद करते हैं। किसका मानना था? वाइगोत्स्की का। सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है एवं ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की ने सीखने के में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब जो इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मान्यताएं थी वो क्या थी, जो इनकी एजम्पशंस थी वाइगोत्स्की की, उनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बच्चे ज्ञान का सर्जन यानी निर्माण करते हैं। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को बिल्कुल भी रिलेट ही ना करें। किससे? सोशल कल्चर यानी सामाजिक संदर्भ से। जैसे जीन पियाजे लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया ना, लेकिन वाइगोत्स्की सर का मानना क्या था कि बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है वो कहीं ना कहीं उसके समाज से जुड़ी हुई है, समाज से वो सीख रहा है। हम इसको एक अलग नहीं कर सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट से। अधिगम जो है यानी कि लर्निंग, अधिगम को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? अभी आप लोगों के लिए ये नया शब्द होगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। जैसे आज आप हमारी इस वीडियो को देख के क्या कर रहे हैं? अधिगम मतलब कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे ना, तो लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि अधिगम विकास की ओर निर्देशित करता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का अधिगम होगा वैसे बच्चा विकास की ओर क्या होगा? अग्रसरित होगा। सामाजिक वातावरण अधिगम में सहायता करता है। और जो हमारा ये, अब सीधी सी बात है, एक छोटा बच्चा है, उसको देखो मोहल्ले में भी खिला रहे हैं, है ना, गली में भी खिला रहे हैं, लोग आस पड़ोस के भी खिला रहे हैं। बच्चा बाहर जा रहा है, उसको कहा जा रहा है भैया से हेलो टू हर, से हाय, से जय श्री राम, राधे राधे। तो कहीं ना कहीं वो सीख रहा है ना सामाजिक वातावरण में भी, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के लर्निंग में क्या होती है? हेल्प मिलती है। बच्चे की भाषा, दक्षताएं व अनुभव सब व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। संभावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ZPD का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जिसको आप कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की सहायता से किए गए निष्पादन में होता है। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, इसके बीच के क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। बस यही इसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, इतनी ही है। क्या? कि बच्चा जो कर रहा है ना भाई। देखो हमारे पास पावर तो है कि हम 10 किलो जो है उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1-1 किलो के सामान उठा करके रख देते हैं 3-4 जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो कर रहा है और बच्चे की जो करने की क्षमता है, इनके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभाव मुख्यतः निर्देशन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान को दर्शाने हेतु ZPD के संप्रत्यय का प्रयोग किया। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसके माध्यम से बालकों को उनके वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य बिना किसी की सहायता लिए बच्चों द्वारा किए गए कार्य से है। बालकों के संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है, इनको अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य जो अंतर होता है उसे हम वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, या ZPD कहते हैं, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उदाहरण के समझ लो भैया। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि बच्चे का ZPD अगर आपको आंकने हेतु बुद्धि परीक्षण में 2 बच्चों की आयु 18 वर्ष आंकी गई। इसके पश्चात ये देखने का प्रयास किया गया कि बच्चे किस स्तर तक अपने से उम्र में बड़े बालकों के लिए तैयार की गई समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए बालकों को करके दिखाना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि तथा समाधान की शुरुआती चरण का प्रारंभ करना आदि के साथ मदद की गई। इस प्रयोग में देखा गया कि वयस्क की मदद एवं साथ से एक बालक 12 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या को भी हल कर पाया। मतलब समझ रहे हो ना, जो 12 साल के बच्चे के लिए समस्या थी उसको भी हल कर लिया।
और दूसरा बालक ने क्या किया, जो 9 साल के बच्चे के लिए समस्या बनाई गई थी, है ना, समस्या को हल कर पाने में भी उसको भी सफल कर तरीके से कर ले गया वो प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रश्न ये उठता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो भाई, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक अपने स्तर से क्या कर सकते हैं ये जानने में सहायता भी मिलती है, और दूसरा ये भी पता चल जाता है कि पारिवारिक सदस्य तथा गुरुजन बालकों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ढांचा निर्माण की अगर मैं बात करूं, स्कैफोल्डिंग की अगर मैं बात करूं, तो समझिएगा स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ढांचा निर्माण क्या होता है। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय, यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग करते समय, ये सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श से समायोजित करना पड़ता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, क्योंकि परंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता व कार्य का अभ्यास बढ़ता जाता है निर्देशन की संख्या कम हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। जो संवाद है वो क्या भैया, स्कैफोल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों के पास अव्यवस्थित तथा असंगठित संप्रत्यय होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक एवं बुद्धि संगत विचार होते हैं। बच्चे तथा कुशल सहायक के मध्य संवाद के परिणाम स्वरूप बच्चों के विचार अधिक क्रमबद्ध, संगठित और तर्क संगत एवं औचित्यपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में भाषा एवं विचार के प्रति वाइगोत्स्की के क्या विचार रहे ये समझिएगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बालकों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया। मतलब वाइगोत्स्की जो थे, इनका मानना था कि बच्चों की भाषा मतलब क्या यूज कर रहे हैं, और इनका जो सोचने का तरीका है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना। इनके अनुसार छोटे बालकों द्वारा भाषा का उपयोग मात्र सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि वे लोग इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण कहते हैं। इस बिंदु पर वाइगोत्स्की एवं पियाजे के विचारों में भिन्नता है। अब देखो कैसे, पियाजे के लिए ये निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित होता था, जबकि वाइगोत्स्की ने आरंभिक बाल्यावस्था में इसे चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। तो अभी हम आपको जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर भी बताएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं ऑपोजिट थे, है ना। वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालक में चिंतन एवं भाषा दोनों का ही स्वरूप से विकसित होते हैं तथा बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। इनका मानना है कि समस्त मानसिक कार्य के सामाजिक या बाह्य उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बालक को दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य है। तो लंबे समय तक बाह्य दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए बालक को भाषा का उपयोग करना सीखना आवश्यक है। इसके पश्चात ही वे ठीक तरीके से बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर आंतरिक हो पाते हैं। ये अंतरण सामान्यतः 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होता है तथा इसमें बालक स्वयं से बातचीत करना सीख लेते हैं। इसके पश्चात आत्म बातचीत बालकों का एक स्वभाव सा बन जाता है तथा वे बिना स्पष्ट रूप से बोले ही किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनके चिंतन के रूप में दिखाई देते हैं। वाइगोत्स्की का ये भी मानना था, क्या मानना था, कि बालक जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं वे सामाजिक रूप से उन बालकों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते। तो इनके सिद्धांत से ये और पता चला, जैसे आप देखते हो कि बच्चा अपने आप में ही बात कर रहा है और एक बच्चे होते हैं जो एकदम गुमसुम से होते हैं, चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो उनकी कंपैरिजन में जो बच्चा बात कर रहा होता है वो ज़्यादा टैलेंटेड निकले, मतलब ज़्यादा दक्ष होगा आगे चल करके, है ना। इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण जो है वो वास्तव में सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील बनने की दिशा में बालकों के लिए एक उत्तम आरंभिक चरण होता है। कई शोधकर्ताओं ने बालक के विकास में निजी संभाषण की इस धनात्मक भूमिका का समर्थन भी किया है। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, तो पहला देखो, वाइगोत्स्की आप इतना पढ़ाए हो ना, उसका कंक्लूजन समझो। इन्होंने बताया कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है ना, जो बच्चा सीख रहा है वो क्या भैया, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो अनवरत चलती रहती है, यानी कि बिना रुके जो चलती रहती है जीवन में। उसके बाद में इन्होंने बताया कि अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जितना बच्चे के कार्य करने की क्षमता है और जितना बच्चा कार्य कर रहा है
उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। विद्यालय अंतर्दृष्टि के माध्यम से छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों के उपाय व मनोवैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं वो उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कुछ शैक्षिक निहितार्थ क्या थे, मतलब अब भाई शैक्षिक निहितार्थ तो पढ़ेंगे ही, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थे। पहला, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। देखो, प्राक स्कूल छात्रों के लिए अपने सिद्धांत के तहत वाइगोत्स्की का प्रमुख शैक्षिक संदेश यह है कि बालकों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की जाए, ताकि उनमें आगे की स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी आत्म अनुशासन के बीज बोया जा सके। साक्षरता क्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो जब बच्चा औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर दे तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत साक्षरता क्रियाओं पर बल डालता है। जब वर्ग में बच्चे साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के बारे में बातचीत प्रारंभ करते हैं तो शिक्षक उन्हें उनके विषय में कुछ नई सूचनाएं देते हैं, उनके विचारों को संशोधित करते हैं तथा उन्हें उनकी व्याख्या करने के लिए उनकी व्याख्या करने के लिए भी कहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बालकों का जो बच्चों की चिंतन प्रक्रिया है ना वो मजबूत हो जाती है और वे संज्ञानात्मक क्रियाओं के उच्चतर स्तर की ओर सोचने लगते हैं, जिसमें वे ये भी सोचने लगते हैं कि किस तरह से सामाजिक पूर्ण लाभदायक तरीके से किसी विचार को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस तरह से वे धीरे धीरे अपने समाज एवं संस्कृति के संकेत तंत्रों को नियंत्रित एवं परिचालित करना सीख लेते हैं। उसके बाद में क्या भैया, पारस्परिक शिक्षण। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध की क्षमता को उन्नत बनाना है। ये विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसी शैक्षिक नवीनता होती है जिसमें एक शिक्षक तथा 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं और किसी पाठ्य परिच्छेद या लेखांश के बारे में एक वार्तालाप करते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा 4 तरह की संज्ञानात्मक युक्तियां यथा प्रश्न करना, मतलब जैसे बच्चों से ओपन माइंडेड थोड़ा प्रश्न पूछना, एक टॉपिक पे प्रश्न पूछना कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, है ना, उसको एकदम क्लैरिफिकेशन करना, उसको पूर्वानुमान लगाना, तो ये सब चीज़ें इसमें मदद करती हैं। ठीक, उसके बाद में देखो सहयोगी अधिगम। एक तरीके से क्या है कि सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव भुला करके ये सामान्य लक्ष्य यानी कॉमन गोल की ओर कार्य करते हैं और इससे छात्र उत्तरदायित्व के निर्वाह में भी भाग लेते हैं और एक दूसरे को एक पर्याप्त एवं पूर्ण संख्या उपलब्ध कराकर अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं। एजेमिशिया द्वारा किए गए अध्ययन से ये भी स्पष्ट हुआ कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमता तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक तीक्ष्ण हो जाती है जब छात्र किसी अन्य योग्य एवं विशेषज्ञ छात्रों के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जब वर्ग में शिक्षण यानी टीचिंग सहयोगी अधिगम के माध्यम से किया जाता है तो इससे वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एकाकी छात्र से विशेषज्ञों जैसे वयस्क एवं अन्य साथी संगी के साथ मिलकर अनेक सहयोगी जिनमें विभिन्न तरह की सुविज्ञता होती है तथा जो एक दूसरे को उत्तेजित एवं प्रोत्साहित भी करते हैं विस्तारित हो जाता है। अब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत से एकदम क्या भैया ऑपोजिट है ना। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा लेकिन वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत को किसी भी खंड में नहीं बांटा। आपने देखा कहीं कि कोई एज इन्होंने डिफाइन की हो, जबकि जीन पियाजे में तो अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं ये सब पढ़ा था। पियाजे के अनुसार विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने बताया कि 15 वर्ष के बाद बालक की विकास प्रक्रिया रुक जाती है। मतलब इन्होंने बताया कि जीवन पर्यंत जो विकास की प्रक्रिया है वो नहीं चलती है, बस 15 वर्ष तक आपने देखा था ना कि चलती है फिर नहीं, इन्होंने ऐसा माना। लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की थे इनका क्या मानना था, इन्होंने माना कि बालक का जो विकास है ना वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, जो आजीवन चलती रहती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। अब बताओ एकदम ऑपोजिट है कि नहीं। पियाजे जैविक परिपक्वता के समर्थक थे। उनके अनुसार बालक में परिपक्वता के बढ़ने पर विकास बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर होगा ना, इनका कहना था पियाजे का, तब बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा इनका मानना था। सेम वाइगोत्स्की ने कहा कि वाइगोत्स्की सामाजिक अनुभव के समर्थक थे। उनके अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभव से ही परिपक्वता तथा विकास प्रभावित होते हैं। इन्होंने कहा बच्चा जितना ज़्यादा सामाजिक
होगा, मतलब जितना ज़्यादा समाज के बीच में रहेगा, जितना ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेगा, वैसे ही वैसे बच्चे का क्या होगा, मैच्योरिटी आएगी और उसका डेवलपमेंट भी होगा। पियाजे ने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता का समर्थन किया। देखो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है ना कि विकास का संबंध आनुवंशिक भी होता है, लेकिन वाइगोत्स्की जो थे आपके, ये आनुवंशिकता के समर्थक नहीं थे, ये वातावरण कारक के समर्थक थे ना। वातावरण कारक के अंतर्गत जैसे इन्होंने समाज पे फोकस किया। पियाजे के अनुसार बालक में विकास पहले तथा अधिगम बाद में होता है। इन्होंने जो जीन पियाजे थे, इन्होंने बताया कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चा लर्निंग सीखता है, यानी कि अधिगम होता है। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विकास से पहले अधिगम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा सीखना शुरू कर देता है ना, और विकास उसके बाद धीरे धीरे अपना चला करता है ना। उसके बाद में पियाजे के अनुसार बालक स्वयं करके सीखता है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा स्वयं करता है और सीख जाता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक जो है वो समाज तथा समुदाय में रह करके सीखता है। ठीक, पियाजे का मानना था कि बालक ही भाषा अहम केंद्रता पर आधारित होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास जो होता है वो कैसे होता है भैया, सांस्कृतिक तथा समाज के समन्वय पर आधारित होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा तथा संस्कृति तथा समाज की अहम भूमिका होती है। इन्होंने भाषा को अंतःवाक आधारित बताया है। ठीक है, पियाजे का कहना था कि बालक में प्रथमता विचार का निर्माण होता है, मतलब पहले थॉट्स की डेवलपमेंट होती है बच्चों में, और उसके बाद भाषा का विकास होता है। इसमें भाषा विचारों का पीछा करती है ना। लेकिन वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि भाषा तथा विचार अलग अलग चलते हैं, लेकिन बालक में अंतःवाक होने पर दोनों समान रूप से मिल भी जाते हैं। इन्होंने भाषा को कम महत्व दिया जीन पियाजे ने, लेकिन वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका को अधिक महत्व दिया गया। संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है भैया, भाषा मुक्त होता है। ठीक, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में आवश्यक होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में क्या थी भैया, डिफरेंस थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना आपका, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पियाजे पढ़ लिया, वाइगोत्स्की पढ़ लिया, और अगर आप उनका डिफरेंशिएट पढ़ लेते तो आपको दोनों चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ से आपने क्या देखो, अब आज से आपकी यूनिट 1 खत्म हो गई भैया, क्या खत्म हो गई, यूनिट 1 खत्म हो गई है ना। तो यूनिट 1 से संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो कैसे पूछे जाते हैं ये, और अच्छा ये तो हम आपको अगर समय मिलेगा तो करवा ही देंगे। तो मैं सिर्फ आपको क्या करूँगी, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। क्वेश्चन हर यूनिट सारी खत्म कर लो चारों, फिर यूनिट 1 2 3 4 के क्वेश्चंस करा देंगे कि यूनिट 1 से कौन से इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो वो अभी आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पहले चारों यूनिट पढ़ लो। तो यूनिट 1 आज से आपकी खत्म हो गई है, और इसकी जो PDF है उसको मैं आज ही कोशिश करूंगी आपकी कि PG पॉइंट ऐप पे प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको। ठीक है, तो आज से कल तक में आपको ये PDF PG पॉइंट एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में कल से हम आपकी क्या शुरू करेंगे बेटा, यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 2 छोटी सी है, मतलब ये मान के चलिए इतने दिन नहीं चलेगी, 4 से 5 दिन में फिनिश हो जाएगी वो आपकी। फिर यूनिट 3 और यूनिट 4, और तब तक 21 तारीख से हम आपकी पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है उसकी भी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर सेशन समझ में आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।